नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने पढ़ेंगे वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि आज है ना जो 1 जून है। तो 1 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे है ना, इसको अपने पढ़ने से पहले 3-4 चीजें वो अपने जानते हैं। जैसे सबसे पहले अपने जानते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। किसके बारे में? इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इससे रिलेटेड है ना, वर्ल्ड जो मिल्क है, यानी कि मिल्क से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है, यानी अनुसंधान संस्थान है ना जो, उनके बारे में अपने जानते हैं। उसके बाद अपने जानेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। व्हाइट रेवोल्यूशन। उसके बाद में अपने देखते हैं वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में, फिर नेशनल मिल्क डे के बारे में। उसके बाद में अपने जानेंगे, आपने सुना हो A1 और A2 मिल्क, ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों बोलते हैं A1 कौन सा दूध होगा, A2 कौन सा दूध होगा। तो अपने इनके बारे में ऐसे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने जानते हैं अनुसंधान जो संस्थान है उनके बारे में। तो अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं? तो मिल्क से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड जितने भी अनुसंधान है ना जो इंपॉर्टेंट है, वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है NDDB, ठीक है। जिस बच्चे को पता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दे, ठीक है। दूसरा आएगा अपना NDRI, ठीक है। 3 नंबर पे IVRI। उसके बाद में आएगा NBAGR। उसके बाद में CIFTRI। उसके बाद अपने देखते हैं, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि NDDB है ना, इसका क्या नाम है। तो NDDB ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कहां पे है ये? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, ये है आनंद, गुजरात के अंदर। आनंद, गुजरात के अंदर, ठीक है। उसके बाद है NDRI। तो ये क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे है? ये करनाल के अंदर। और करनाल कहां पे? HR, हरियाणा में। उसके बाद में आता है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहां पे है? बरेली, यूपी। इज्जतनगर, बरेली, यूपी। यूपी में, ठीक है। उसके बाद में होता है NBAGR। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। NBAGR ये होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहां पे? ये भी करनाल, हरियाणा के अंदर है। करनाल, हरियाणा में। उसके बाद में आता है CIFTRI। तो सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे? ये मैसूर, कर्नाटक में। मैसूर, कर्नाटका। एक और आता है, उसका नाम है एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। यह बेंगलुरु, कर्नाटका में।
ठीक है, तो इतने इंस्टीट्यूट है, ये है एनिमल से रिलेटेड या मिल्क से रिलेटेड। तो सबसे पहले है एनडीडीबी, ये कहां पे है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात। उसके बाद है एनडीआरआई, ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर। फिर आता है आईवीआरआई यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली यूपी। उसके बाद में ये आता है एनबीएजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ये है करनाल हरियाणा में। उसके बाद सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर कर्नाटका में। फिर आता है एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये आएगा बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। तो ये तो है इंस्टीट्यूट, इनके बारे में कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। अब अपने जानते हैं कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो अपना इंस्टीट्यूट वाला था ना जो, वो अपनों ने पूरा कर लिया। अब अपने देखते हैं जो व्हाइट रेवोल्यूशन है यानी कि सफेद क्रांति है, उसके बारे में। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी सफेद क्रांति किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। तो ये जो सफेद क्रांति है, इसी की बदौलत है ना जो भारत है वो फर्स्ट रैंक में है, किसमें, मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में इन वर्ल्ड। ठीक है, जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके फादर कौन है, फादर, तो इसके फादर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ना, इनको मिल्क मैन भी बोला जाता है, मिल्क मैन भी बोला जाता है, और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसके पिता भी बोला जाता है। अब जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ना, इसके अंदर सबसे पहले है ना 1964 से 1965 की बात है, इसमें एक प्रोग्राम चलाया गया था, उसका नाम था इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं शॉर्ट के अंदर इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईसीडीपी। ये कब चला था, 1964 से 1965 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लेते हैं आईसीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये या ये प्रोग्राम है, ये कब चला था। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये चला 1964 से 1965 के अंदर। इसमें क्या था, तो इसके अंदर जो काम था ना, वो ये था कि जो फार्मर है, जो पशु रखते हैं या जो पशु मालिक है या ओनर है, तो उनको बोला गया कि आप है ना अच्छी अच्छी ब्रीड है उनकी देखभाल करो, जिससे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन है तो इसका उद्देश्य जो पूरा हो सके। ठीक है, तो ये काम इसके अंदर किया गया। उसके बाद में बात करते हैं अपने, जो अपनों ने पढ़ा था ना एनडीडीबी, ये क्या था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कहां पे है, आनंद गुजरात के अंदर, आनंद गुजरात के अंदर। तो इसने किया कि भी ऑपरेशन फ्लड चलाओ, ऑपरेशन फ्लड, ये मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड चलाओ, जिससे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। तो जो ऑपरेशन फ्लड चलाएंगे तो उसके अंदर अपने को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, और जो इसके ऑब्जेक्ट है वही इसके ऑब्जेक्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन के। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखी, तब अपने जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज्यादा हुआ अपने भारत का। तो सबसे पहले आता है ब्रीड के अंदर, तो अपनों ने सबसे पहले तो ब्रीड में इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, उसके बाद एनिमल जो रेयरिंग है ना, उसको अच्छे ढंग से लिया। ठीक है, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके अंदर एक तो मिल्क हो गया, और एक जो मिल्क के प्रोडक्ट थे ना उनको भी बचाया। हालांकि मेन उद्देश्य इसमें ये नहीं है कि अपने को मिल्क प्रोडक्शन करना है, तो मिल्क प्रोडक्शन तो अपने को करना ही करना है, और मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद में जो मिल्क है वो खराब ना हो, तो उसको बचाने के लिए भी इसके अंदर है ना जो काम किया गया, तब जाके व्हाइट रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हुआ। अब अपने बात करते हैं जो ऑपरेशन फ्लड है ना, ये किसने चलाया, एनडीडीबी ने चलाया, और ये व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर ही आता है। अब जो ऑपरेशन फ्लड है ना, ये 3 चरणों में चला था। क्या है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड है ना जो 3 चरणों में चला था। तो सबसे पहला चरण कौन था, फेज 1।
उसके बाद में आएगा फेज 2, उसके बाद में फेज 3। ये एक है ना ऑपरेशन फ्लड, ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे जो पहला चरण है ना वो हुआ था स्टार्ट 1970 से 1980, यानी कि 10 साल। उसके बाद ऑपरेशन जो ये जो फेज सेकंड है ऑपरेशन फ्लड की, ये कब से कब तक है, तो ये है 1981 से 1985, ये 5 साल। उसके बाद में फेज थर्ड वो कब कब से कब तक, 1986 से 1996, ये 10 साल। तो ऑपरेशन फ्लड है, इनके अंदर आपको ये जो फेज है ये ध्यान में रखनी है। पूछ लेते हैं कि जो फर्स्ट फेज है ये कब से कब तक चली, सेकंड फेज है ये कब से कब तक चली, और जो थर्ड फेज है वो कब से कब तक चली। तो जो फर्स्ट फेज है वो 10 साल तक चली, कब से कब तक, 1970 से 1980 तक। उसके बाद सेकंड 81 से 85, और जो थर्ड है वो 86 से 96 तक, यानी 10-10 साल। तो इसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो इस वजह से ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये भारत के अंदर सक्सेसफुल माना गया। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें की गई, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रीड के अंदर सुधार किया गया। एनिमल है ना जो उनके अंदर डिजीज मैनेजमेंट वगैरह या रेयरिंग है उनको भी सुधार किया गया। उसके बाद में जो मिल्क प्रोडक्शन था ना, तो मिल्क प्रोडक्शन तो हो रहा था, उसके बाद जो मिल्क है वो खराब ना हो तो उसको भी बचाने के लिए इसके अंदर कदम उठाए गए। तो ये ऑपरेशन फ्लड था, व्हाइट रेवोल्यूशन था। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ, व्हाइट रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। और इसके फादर कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है वो भी बोला जाता है। और जो ये मिल्क व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके अंदर सबसे पहले 1964 से 65 यानी कि 1964 से 1965 के अंदर एक प्रोग्राम चला गया, उसको बोलते हैं इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या था, जो ओनर थे ना एनिमल्स के, जो ओनर यानी कि जो पशुपालक है, उनको किट दी गई जिससे वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कुछ ज्यादा अच्छा कर सके, जिससे मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। उसके बाद में एनडीडीबी था ना जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात, उसने किया कि ऑपरेशन फ्लड है वो चलाया, 3 चरणों में चलाया था। पहला चरण 1970 से 80 तक, उसके बाद में 81 से 85, और जो लास्ट चरण था वो था 86 से 96 तक। अब अपने बात करते हैं कि जो ये मिल्क है ना, इसमें ये प्रोडक्शन तो हो गया, अभी अपने भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मिल्क का। और अगर स्टेट पूछे ना भी कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो यूपी करना है अपने को, ठीक है। कुछ समय पहले ना राजस्थान आ गया था फर्स्ट रैंक पे, पर अभी फिलहाल है यूपी है। अब अपने बात करते हैं जो मिल्क है ये होता क्या है। मिल्क, हालांकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पर आज और फिर से मैं बता देता हूँ। मिल्क, तो मिल्क होता है ना जो, ये जो फीमेल होती है ना उनकी मेमोरी ग्लैंड से सीक्रेशन होता है। और कब होता है, ये होता है 72 घंटे के बाद में, काल्विंग के 72 घंटे के बाद में। यानी क्या है इसमें, सीक्रेशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स, ठीक है, आफ्टर 74 आवर ऑफ काल्विंग। यानी कि पशु ब्याने के 72 घंटे के बाद में जो सीक्रेशन होगा ना मेमोरी ग्लैंड से, उसको बोलेंगे मिल्क, ठीक है। तो 72 घंटे से पहले होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रम या खीस, ठीक है। तो ये मिल्क से रिलेटेड है। एक एक क्वेश्चन आता है मिल्क के अंदर कि जो ये मिल्क होता है ना उसके अंदर कौन कौन से जो, जैसे विटामिन, कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है या कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, या कौन सा पोषक तत्व है जो कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मिल्क में कौन सा विटामिन, विटामिन तब पोषक तत्व अनुपस्थित, अनुपस्थित या
कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। तो ये विटामिन सी है ना, जो ये दूध के अंदर कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर पूछ ले कि पोषक तत्व कौन सा है जो अनुपस्थित होता है या कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, तो पोषक तत्व की अगर बात करें ना, तो वो होगा आयरन, यानी कि जो लोहा, यानी Fe। ये होता है कम मात्रा के अंदर पाया जाता है या अनुपस्थित भी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, अनुपस्थित पूछा है या कम मात्रा में पूछा है। तो विटामिन सी और ये जो लोहा है ये कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। अब अपने बात करते हैं कि जो वर्ल्ड मिल्क डे है ना, जो आज 21 जून को, वो 1 जून को मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? और एक तो ये वर्ल्ड मिल्क डे हो गया, एक नेशनल मिल्क डे भी बनाया जाता है। उसमें क्या चीज है? तो वर्ल्ड मिल्क डे ये कब बनाया जाता है? 1 जून को। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है मिल्क एंड इट्स रोल ऑफ गिविंग न्यूट्रिशन टू पीपल फॉर स्टे हेल्थी। ठीक है, यानी इसकी जो 2024 के अंदर जो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, उसकी थीम है वो है मिल्क। ठीक है, और इसके मिल्क और इसका जो रोल है न्यूट्रिशन के अंदर, जिससे जो मनुष्य है वो स्टे हेल्दी, यानी कि स्वस्थ रह सके। तो इसकी थीम है, यानी कि इसके अंदर ये होगा कि अपने दूध के अंदर कौन कौन से सुधार करें जिससे वो लंबे समय तक खराब ना हो, अपने उसको किस हिसाब से डाइट के अंदर शामिल करें। तो ये चीजें वर्ल्ड मिल्क डे की थीम के अंदर है। तो वर्ल्ड मिल्क डे है, ये 1 जून को बनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थीम वाला, ये AFO का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछ लिया जाता है, या स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर पूछ लिया जाता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो 1 जून का ही आएगा। उसके बाद अपने देखते हैं कि जो नेशनल मिल्क डे भी तो होता है ना, एक नेशनल मिल्क डे, ये क्या है? नेशनल मिल्क डे, तो नेशनल मिल्क डे होता है ना, जो बनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को, ठीक है, हर साल 26 नवंबर को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ना, उनकी याद में मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, इनका जो बर्थडे है ना वो 26 नवंबर को बनाया जाता है। तो इस वजह से इन्होंने ना बहुत ज्यादा काम किया, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इनकी याद में ये जो नेशनल मिल्क डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 26 नवंबर को। अब अपनी बात करते हैं कि सबसे मैंने आपको बताया था मिल्क होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? A2 मिल्क, आपने नाम सुना होगा, A1 मिल्क, A2 मिल्क। तो उनमें डिफरेंस क्या है? क्यों बोलते हैं अपने A2 मिल्क या A1 मिल्क? A1 एंड A2 मिल्क, A2 मिल्क। तो इसको जानने से पहले अपने सबसे पहले ये जानते हैं, जैसे मिल्क होता है ना जो, उसके अंदर 2 चीजें पाई जाती है। एक तो होता है फैट, ठीक है, ये आपको पता है, वसा। एक होता है SNF, यानी कि सॉलिड नॉट फैट, यानी कि ये वसा नहीं है, वसा से रही जो पदार्थ होगा उसको बोलेंगे SNF। तो फैट तो अलग हो गया। उसके बाद SNF होता है ना जो, SNF के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? SNF के अंदर आ जाएगा शुगर, SNF के अंदर आ जाएगा प्रोटीन, SNF के अंदर आ जाएगा अलग मिनरल्स वगैरह, ये सब, ठीक है। अब यहां से आता है जो प्रोटीन होती है ना SNF के अंदर, ये प्रोटीन होती है ना, ये होती है कैसीन प्रोटीन। क्या होती है? कैसीन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन। और एक होती है नॉन कैसीन प्रोटीन, नॉन कैसीन प्रोटीन। तो अपने सबसे पहले ये जानना अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसीन प्रोटीन। तो ये जो कैसीन प्रोटीन होती है ना, इसके अंदर भी एक चीज और होती है, इसके अंदर होती है बीटा कैसीन प्रोटीन। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जो मिल्क है इसके अंदर 2 चीजें पाई जाएगी, फैट और SNF। फैट आपको पता है वसा, और जो SNF होती है ना वो हो गया सॉलिड नॉट फैट, यानी कि वसा को अगर जब अपने अलग कर देंगे उसके बाद में जो भी चीजें बचेगी ना उसको बोलेंगे SNF।
तो एसएनएफ के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, शुगर पाया जाएगा, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन और मिनरल्स या कुछ अन्य चीजें जैसे फ्लेवर हो गया, कलर हो गया, वो चीजें। अब जो प्रोटीन है इसको अपने दो भागों में डिवाइड करते हैं, कैसीन प्रोटीन और नॉन कैसीन प्रोटीन। अब ये जो कैसीन प्रोटीन है इसके अंदर भी एक प्रोटीन और पाई जाती है, बीटा कैसीन प्रोटीन। हालांकि इसके अलावा और भी पाई जाती है अल्फा कैसीन प्रोटीन, वो अपने को याद नहीं रखनी, ये याद रखनी है बीटा कैसीन प्रोटीन। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं A1 मिल्क और A2 मिल्क क्या है। तो ये जो A1 मिल्क है ना, ये आपको एक बार ध्यान में रखना, ये जो एक्जोटिक ब्रीड होती है ना, एक्जोटिक यानी कि जो विदेशी होती है, विदेशी गाय, उनके दूध होता है ना, जो उनका दूध, उनको बोलते हैं एक्जोटिक। ठीक है, और एक्जोटिक। उसके बाद में आता है A2, A2 मतलब देसी गाय, ये ध्यान रखना। अब जो A1 मिल्क है इसमें क्या होगा कि जैसे विदेशी गाय है, उसने दूध दिया, अपने ने उस दूध को ड्रिंक किया, तो उस समय ना ड्रिंक कर लिया, उसके बाद में जो दूध होगा ना उसके अंदर कैसीन प्रोटीन पाई जाएगी, कैसीन प्रोटीन के अंदर बीटा कैसीन प्रोटीन पाई जाएगी। और जब अपने A1 मिल्क का सेवन करते हैं या अपने A1 मिल्क को दूध पीते हैं, तो इसके अंदर है ना, जब दूध पी लिया उसके बाद में एक कंपाउंड रिलीज होगा, उसको बोलते हैं बीटा कैसीन मॉर्फिन 7। क्या? बीटा कैसीन मॉर्फी 7। ठीक है, तो A1 मिल्क है उसको अपने ड्रिंक कर लिया, उसके बाद में जो ड्रिंक हो जाएगा उसके बाद में उससे ना एक कंपाउंड रिलीज होता है, यानी उसे एक कंपाउंड सेपरेट होगा, उसको बोलेंगे BCM7। यही जो कंपाउंड है ना, यही निर्धारित करेगा कि A1 मिल्क है या A2 मिल्क है। तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड पचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इस कंपाउंड की वजह से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ समस्याएं आ जाती है, जैसे कुछ बच्चे हंसने लग जाते हैं या हाथ तालियां मारते हैं, या जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है छोटे बच्चों के अंदर, तो ये इसी वजह से होती है BCM7। तो अभी आप समझ गए होंगे कि A1 मिल्क कौन सा है और A2 मिल्क कौन सा है। तो A1 मिल्क होता है ना, जो एक्जोटिक काऊ का जो मिल्क होता है उसके अंदर BCM7 यानी बीटा कैसीन मॉर्फिन ये अलग हो जाता है, तो उससे डिजीज हो जाती है, तो उसको A1 मिल्क बोलेंगे। और A2 मिल्क है ना, यानी कि देसी गाय का मिल्क, उसके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती, तो इस वजह से A2 मिल्क को ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो A1 मिल्क कौन सा है? A1 मिल्क विदेशी, विदेशी गाय। ठीक है, और A2 मिल्क कौन सा है? देसी गाय। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि A1 मिल्क है वो कौन सी गाय है, उसके मिल्क को बोलेंगे A1 मिल्क, और A2 कौन सी गाय के मिल्क को बोलेंगे। और एक ऐसे पूछ लेते हैं कि जो A1 मिल्क है उसके अंदर जब डाइजेशन होता है मिल्क का, तो उस समय कौन सा कंपाउंड है वो सेपरेट होता है या अलग होता है, तो BCM7 बीटा कैसीन मॉर्फी। ठीक है, तो ये हो गया A1 और A2 मिल्क के बारे में। अब अपने एक चीज और देख लेते हैं कि जो गाय का दूध होता है ना, गाय का दूध, उसका रंग होता है सफेद। वो क्यों होता है? तो ये सफेद होगा कैसीन प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैसीन, कैसीन की वजह से जो गाय का दूध है वो सफेद होता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो भैंस है ना, गाय का दूध है ना, वो दूध का रंग अपन ध्यान में रखना, रंग होता है इसका हल्का पीला। ठीक है, और ये कैसीन की वजह से नहीं होता, ये होता है कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन, ये ध्यान में रखना, मिस्टेक हो गया, कैरोटीन की वजह से। और जो भैंस होता है ना, इसके दूध का जो रंग होता है ना सफेद होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कैसीन की वजह से। ये आप वापिस ध्यान से देखना, जो गाय का दूध होता है उसका रंग होता है पीला, वो किसकी वजह से? तो कैरोटीन की वजह से। और भैंस का दूध होता है ना, उसका रंग होता है सफेद, वो होता है कैसीन की वजह से। ठीक है, अब अपने जानते हैं जो दूध होता है उसके अंदर 3-4 हार्मोन है, वो अपने देखते हैं कि दूध के अंदर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो एक होता है लेट डाउन, लेट डाउन, कौन सा? मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन। ठीक है, एक होता है मिल्क सीक्रेशन, एक होता है मिल्क होल्ड अप या स्टॉप। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होता है? जो मिल्क लेट डाउन होता है ना, उसके अंदर आएगा ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन। ठीक है, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन।
हार्मोन। उसके बाद है मिल्क सेक्रेशन यानी कि स्त्राव, तो दूध का स्त्राव होगा तो उसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो होगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ठीक है। उसके बाद है होल्ड अप, तो होल्ड अप यानी कि जो दूध है वो गाय या जो भैंस है उसने रोक लिया है, ठीक है, तो उसमें कौन सा होगा, तो उसमें होगा एड्रेलिन, एड्रेलिन। ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके बाद है व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, उसके बाद में पढ़ा A2A1 मिल्क और वर्ल्ड मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, और दूध के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन सी अनुपस्थित होती है उनके बारे में। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, विटामिन सी और आयरन होता है, ये डिफिशियंट होता है मिल्क के अंदर। और A1 A2 मिल्क के बारे में भी पढ़ लिया। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखना, BCM7, ठीक है, बीटा कैसिन मोर्फिन। उसके बाद गाय का जो दूध होता है उसका रंग किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से, और जो भैंस है उसका दूध का जो रंग होता है कैसीन प्रोटीन की वजह से या कैसीन कंपाउंड की वजह से। उसके बाद हार्मोन की बात करें तो मिल्क लेट डाउन, जो मिल्क के लेट डाउन यानी कि जो नीचे उतारने में, जो पहुंचाने में जो हार्मोन काम में आता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद मिल्क सेक्रेशन, तो मिल्क सेक्रेशन यानी कि थनों से बाहर आना दूध यानी कि स्त्राव, तो उसमें आएगा प्रोलैक्टिन। उसके बाद मिल्क होल्ड अप या स्टॉप, जैसे गाय है ना वो डर जाती है तो उस समय वो दूध देना बंद कर देती है, अचानक रोक लेती है दूध को, तो उसमें एड्रेलिन, ठीक है, एड्रेलिन। तो अपनी जो क्लास है वो आज यहीं तक रहेगी। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं मिल्क से रिलेटेड अन्य टॉपिक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जरूर बताएं। और एक जो आप मैंने बताया तो वो ये ध्यान में रखना, या ये जो सफेद रंग और ये पीला रंग और सफेद रंग, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।